शादी के मंडप में दूल्हा बैठा हुआ अपनी होने वाली पत्नी का इंतजार कर रहा था। उसे पता ही नहीं था कि आखिर उसकी शादी किसके साथ हो रही थी। पंडित जी के इशारे पर जब दुल्हन को ले आया गया और वो आकर उसके बाजू में बैठी तो दूल्हे के मन में अपनी होने वाली पत्नी का चेहरा देखने की इच्छा जागी। उसने हल्के से अपनी दुल्हन का घूंघट उठाकर देखा। उसकी होने वाली दुल्हन ने भी उसकी तरफ देखा। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते ही बेहद हैरान रह गए और दोनों के मुंह से एक साथ निकल पड़ा, तुम। दोनों एक दूसरे की तरफ इतने गुस्से से देखे जा रहे थे कि मानो अभी एक दूसरे को नोच खाएंगे। दोनों ही एक दूसरे का चेहरा देखकर गुस्से से लाल हो चुके थे। आखिर कौन है ये दूल्हा दुल्हन, क्यों करते थे एक दूसरे से इतनी नफरत? ये जानने के लिए इनकी अनोखी दास्तान को जानना होगा। तो चलिए इनकी जिंदगी का मुआयना करते हैं। कहीं पर शहनाइयां बज रही थी तो कहीं पर सितार, मृदंग, तबला, ढोलक वगैरह बजाकर संगीतकार माहौल बना रहे थे। सहगल मेंशन दुल्हन की तरह सजा हुआ था। सिर्फ सहगल मेंशन नहीं बल्कि पूरा इलाका इसी तरह सजाया गया था जैसे कि दिवाली हो। वैसे तो मौका दिवाली से कुछ कम नहीं था। इंश्योरेंस इंडस्ट्री के इकलौते कट्टा धट्टा मिस्टर नारायण सहगल के इकलौते बेटे वरुण सहगल की शादी का मौका भला दिवाली से कम थोड़ा ही था। 2.5 लाख करोड़ की संपत्ति के मालिक नारायण सहगल हिंदुस्तान के ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सबसे रईस बिजनेसमैन में से एक थे। उनका इकलौता बेटा वरुण इस पूरी संपत्ति का वारिस आज दूल्हा बन ना चाहते हुए भी मंडप पर बैठा था। वरुण को शादी करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन अपने पिता की इच्छा और कंपनी का सीईओ बनने के लिए रखी गई शादी की शर्त को वो ठुकराता भी तो कैसे। एक तरफ मंडप पर बैठकर विधि के सामने पंडित जी विधियां कर रहे थे और दूसरी तरफ देश विदेश की जानी मानी हस्तियां टकटकी लगाकर दुल्हन के आने का इंतजार कर रही थी। वरुण के लिए ये शादी सिर्फ एक समझौता थी, इसलिए उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि शादी किसके साथ हो रही है। सीईओ बनने के लिए न जाने किस लड़की को पापा मेरे गले से बांध रहे हैं। एक बार मैं सीईओ बन जाऊं, उसके बाद उस लड़की से भी पीछा छुड़वा लूंगा। तब तक ये ड्रामा मुझे झेलना ही पड़ेगा। यही सोचते हुए वरुण बिना किसी इंटरेस्ट के भी मंडप पर बैठा रहा और पंडित जी के कहे अनुसार विधियां करता रहा। उसी मंडप पर उसके साथ उसके पिता नारायण सहगल और माँ गायत्री सहगल बैठे थे और बड़े भावुक होकर अपने बेटे को निहार रहे थे। शादी का महत्व भले ही वरुण की नजरों में ना हो, लेकिन नारायण और गायत्री सहगल के लिए अपने बेटे की शादी का ये पल उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और यादगार पल था। तभी पंडित जी ने दुल्हन को बुलवाने का इशारा किया और शादी के हॉल के दूसरे छोर पर 4 लड़के चंद्रवा लेकर हाजिर हुए। इस चंद्रवे के नीचे सर के ऊपर घूंघट ओढ़कर दुल्हन मंडप की तरफ चली आ रही थी। वरुण ने उस दुल्हन की तरफ देखा और अपनी नजरें फेर ली। दुल्हन अपनी नजरें नीचे करके धीरे धीरे चलती हुई मंडप तक पहुंची। पंडित जी के इशारे पर दूल्हा और दुल्हन दोनों के बीच अंतरपट का कपड़ा पकड़कर 2 लोग खड़े हुए। कुछ विधियां संपन्न करने के बाद दोनों के बीच का अंतरपट निकाला गया और फिर दूल्हा और दुल्हन दोनों का हस्त मिलाप हुआ। अभी तक ना दुल्हन ने दूल्हे को देखा था और ना ही दूल्हे ने दुल्हन को। हस्त मिलाप की रस्म पूरी करने के बाद पंडित जी के कहने पर दुल्हन दूल्हे के बाजू में जाकर बैठ गई। उसी वक्त वरुण के मन में अपनी होने वाली पत्नी का चेहरा देखने की जिज्ञासा जागी। उसने तुरंत ही मुड़कर अपने बगल में बैठी हुई दुल्हन का हल्के से घूंघट उठाया और उसी वक्त दुल्हन ने भी वरुण के सामने देखा और एक दूसरे को देखते ही दोनों अचंभे से बोल पड़े, तुम। दुल्हन एक रईस बिजनेसमैन मिस्टर इंद्रजीत गोयल की सौतेली बेटी दीपिका थी। वरुण और दीपिका की मुलाकात आज से पहले एक नहीं बल्कि 2 बार ही अजीबोगरीब हालात में हो चुकी थी। आज से 4 महीने पहले एक बिजनेस की पार्टी के लिए वरुण सास इंटरनेशनल होटल में आया हुआ था और पार्टी में वरुण ने काफी ड्रिंक्स पी रखी थी। पार्टी खत्म होने के बाद वरुण लड़खड़ाते हुए अपने कमरे की तरफ जा ही रहा था कि अचानक से एक लड़की दौड़ते हुए उसकी तरफ आई और वरुण से टकरा गई। उस टक्कर में दोनों ही नीचे जमीन पर गिर पड़े।
वो लड़की कोई और नहीं बल्कि दीपिका गोयल थी। वरुण अपने हाथ को संभालते हुए उठने की कोशिश करने लगा। तब तक दीपिका वरुण के पैरों को पकड़कर बड़बड़ाने लगी, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, वो मुझे नोच खाएगा, वो जानवर है, इंसान नहीं। वरुण ने पी जरूर रखी थी लेकिन अभी भी वो अपने होश में था। उसे दिख रहा था कि एक लड़की उससे मदद मांग रही है, लेकिन किसी की मदद करना वरुण सहगल के स्वभाव में बिल्कुल नहीं था। दीपिका को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए वो फिर से अपने कमरे की तरफ आगे बढ़ने लगा। तभी दीपिका जमीन पर बैठी हुई रोने लगी। उसने एक टाइट स्कर्ट पहनी हुई थी और रोने की वजह से उसकी आंखों से काजल बह गया था और उसकी वजह से उसके दोनों गाल काले पड़ चुके थे। वरुण ने दीपिका की रोने की आवाज सुनी तो पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखने लगा। उसी वक्त वरुण ने एक हट्टे कट्टे आदमी को दीपिका की तरफ आगे बढ़ते हुए देखा। कुछ ही पल में वो आदमी दीपिका तक पहुंच गया और उसका हाथ पकड़कर उसे खींचने लगा। पहले तो वरुण को दीपिका की मदद करने में कोई रुचि नहीं थी, लेकिन एक लड़की को इस तरह से घसीटे जाने पर वो सहन नहीं कर पाया और तुरंत ही उन दोनों की तरफ आगे बढ़ा और उस आदमी से कहा, छोड़ उसका हाथ नहीं तो बहुत पछताएगा। उस आदमी ने कहा, पैसे दिए हैं इसके मैंने, तू कौन होता है मुझे बोलने वाला। वरुण ने अपनी जेब में हाथ डालकर नोट की एक गड्डी बाहर निकाली और उस आदमी के मुंह पर फेंक मारी। पैसे की गड्डी को देखकर उस आदमी की आंखें चौंधी आ गई और उसने तुरंत ही दीपिका का हाथ छोड़ दिया। वरुण ने दीपिका का हाथ पकड़ा और उसे अपने कमरे में लेकर गया। दीपिका भी नशे में थी और वरुण को ये बात समझ में आ गई, इसलिए उसने दीपिका को अपने बेड पर लिटाया और खुद सोफे पर जाकर लेट गया। बेड पर लेटते ही दीपिका गहरी नींद में सो गई। कुछ देर में सोफे पर वरुण भी गहरी नींद में सो गया। दूसरे दिन सुबह लगभग 10 बजे वरुण की नींद खुली और उसने देखा कि दीपिका अभी भी सोई हुई थी। वरुण ने उसे उठाने की कोशिश की। उसका नाम तो नहीं जानता था, इसलिए सिर्फ ए लड़की उठ, ऐसा कहकर उसे उठाने की कोशिश करने लगा। कुछ देर बाद दीपिका नींद से जागी और अपना सर पकड़कर बेड पर बैठ गई। वरुण ने उसे पीने के लिए पानी दिया। दीपिका ने बिना वरुण की तरफ देखे उसके हाथ से पानी का गिलास लिया और 2 घूंट पानी पीकर फिर से वरुण के हाथ में गिलास थमा दिया। वरुण ने उससे पूछा, अब तुम ठीक हो? अपना सर हाँ में हिलाते हुए दीपिका ने वरुण की तरफ देखा। वरुण को देखते ही वो कुछ देर स्तब्ध रह गई। सफेद शर्ट, बटन खुले हुए, तनी हुई छाती और 6 पैक एब्स, सुंदर चेहरा, गहरी आंखें और हल्के से बिखरे हुए बालों में वरुण कुछ ज्यादा ही हैंडसम लग रहा था, मानो ऊपर वाले ने बड़ी ही फुर्सत से उसे तराशा हो। वरुण की इस आकर्षक पर्सनालिटी को देखकर दीपिका कुछ देर के लिए कुछ बोल नहीं पाई। वरुण ने उसे फिर से पूछा, तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम ठीक तो हो? और उसने सर हिलाते हुए हाँ में जवाब दिया। तभी उसे एहसास हुआ कि वो किसी अजनबी लड़के के साथ होटल के कमरे में थी और उस अजनबी लड़के ने नीचे सिर्फ बॉक्सर्स पहने हुए थे और ऊपर सफेद शर्ट पहना हुआ था जिसके बटन खुले हुए थे। ये एहसास होते ही वो घबरा गई। उसे पिछली रात का कुछ भी याद नहीं था। उसे ये बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा था कि वो इस कमरे में किस तरह से पहुंची और वो लड़का कौन था। एक पल के लिए तो उसे शक होने लगा कि उस लड़की ने उसका गलत फायदा उठाया होगा। मन में ये ख्याल आते ही दीपिका एकदम से उठ खड़ी हुई और अपने कपड़ों को हड़बड़ाहट में ठीक करने लगी और चादर को ओढ़कर अपने बदन को ढकने लगी। वरुण ने दीपिका को ऐसा करते हुए देखकर कहा, ये सब क्या कर रही हो तुम कल रात से मेरे साथ हो। अगर मुझे कुछ गलत करना होता तो कब का कर चुका होता। वरुण की ये बात सुनते ही दीपिका शांत हुई और धीरे से वरुण की तरफ देखा। वरुण ने पूछा, नशे में तुम्हें कुछ याद भी है या नहीं? दीपिका ने हल्के से अपना सर ना करते हुए हिलाया। वरुण ने कहा, कल किसी मोटे सांड से अपना पीछा छुड़ाते हुए तुमने मुझसे मदद मांगी और इसलिए उस आदमी से तुम्हें खरीद कर अपने कमरे में लेकर आया और इस बेड पर सुलाया, लेकिन मैं खुद सोफे पर सोया था। फिक्र मत करो, तुम्हारे साथ मैंने कुछ भी नहीं किया। वैसे भी मैं इन चीजों के खिलाफ हूँ। दीपिका को उसकी बात कुछ ढंग से समझ में नहीं आई, लेकिन वो समझना भी नहीं चाहती थी।
वो तुरंत ही अपने जूते पहनकर निकलना चाहती थी, लेकिन वरुण ने उससे कहा, ओ मैडम, इस तरह बाहर जाओगी तो बहुत बेइज्जती होगी। कम से कम अपना चेहरा तो साफ करके जाओ, पूरा काला हो रखा है। दीपिका ने तुरंत ही बाथरूम में जाकर अपना मुंह धोया और अपने बालों को ढंग से बांध दिया। अपना मुंह पोंछते हुए वो बाहर निकली और जैसे ही उसने अपना तौलिया मुंह से हटाकर साइड में रखा, तब वरुण की नजर दीपिका के चेहरे पर गई और वो देखता ही रह गया। हिरनी जैसी आंखें, मुलायम गाल, गुलाब की पंखुड़ियों के जैसे गुलाबी होंठ, गालों में एक तरफ पड़ रहा हल्का सा डिंपल दीपिका को इतना आकर्षक बना रहा था कि वरुण कुछ देर तक उससे अपनी आंखें हटा ही नहीं पा रहा था। अपने आप को संभालते हुए वरुण ने दीपिका से कहा, माइंड ब्लोइंग। दीपिका बोली, कुछ कहा तुमने? वरुण ने कहा, आंखों से बहे हुए काजल की वजह से तुम्हारा चेहरा देख नहीं पाया था ढंग से, लेकिन अब तुम्हारा चेहरा साफ दिख रहा है। वैसे तुम बहुत खूबसूरत हो, इसमें कोई शक नहीं है, तो कुछ और काम क्यों नहीं कर लेती? वरुण की बात दीपिका को कुछ समझ में नहीं आई। उसने पूछा, क्या बोल रहे हो तुम? वरुण ने कहा, तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी पड़ी है, ऐसा काम छोड़ क्यों नहीं देती? मेरे ऑफिस में आ जाओ, मैं कुछ जॉब देता हूँ तुम्हें। ये सुनकर दीपिका थोड़ी कंफ्यूज हो गई। उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे क्या कहना चाह रहा था। वो बोली, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम क्या बोल रहे हो? मुझे देर हो रही है, मैं जा रही हूँ। वरुण ने उसे रुकने का इशारा किया और अपने वॉलेट में से कुछ पैसे निकाले और दीपिका को देते हुए बोला, कल रात को तुम्हारा धंधा नहीं हुआ होगा, ये लो उसकी भरपाई। वरुण की ये बात सुनते ही दीपिका को समझ में आया कि वरुण इतने समय से क्या कहना चाह रहा था। दीपिका गुस्से से लाल हो गई और उसने चिल्लाते हुए कहा, हाउ डेयर यू, आखिर तुमने मुझे समझ के क्या रखा है? तुम जैसे लड़कों के पास कुछ पैसे क्या आ गए, तुम हर लड़की को वैसी लड़की समझने लगते हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे पैसे देने की? तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। अभी अपने पापा को फोन करूंगी तो तुम्हारी सारी हेकड़ी ठिकाने आ जाएगी। एक तो कल रात को तुमने मेरे नशे में होने का फायदा उठाया और अब मुझे पैसे देकर उस तरह की लड़की साबित करना चाहते हो। दीपिका की ये बातें सुनकर वरुण को भी गुस्सा आ गया और उसने अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा, हेलो मैडम, जो मुंह में आ रहा है वो बकती जा रही हूँ। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं चुपचाप सुन लूंगा। और इस तरह की लड़की उस तरह की लड़की क्या लगा के रखा है? तुम जिस तरह की लड़की हो मैं उसी तरह की बता रहा हूँ। ये सुनकर दीपिका का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुँच गया और उसने वरुण के हाथ से पैसे छीनकर उसके मुंह पर दे मारे और गालियां देती हुई उसके कमरे से बाहर निकल गई। आज तक वरुण से इस तरह किसी ने बात नहीं की थी और वरुण की मदद का दीपिका ने इस तरह से सिला दिया। उसकी वजह से वरुण की आंखें भी गुस्से से लाल हो गई थी और आज मंडप में उसी लड़की को अपने बाजू में दुल्हन की तरह बैठे हुए देखकर वरुण की आंखें उसी तरह गुस्से से लाल हो गई। वरुण को देखकर दीपिका भी गुस्से में आ गई क्योंकि वरुण ने उस दिन उसे पैसे देकर उस तरह की लड़की होने की बात कही थी। दोनों एक दूसरे को देखकर आंख बबूला हो रहे थे। अब किसी भी घड़ी अनर्थ हो सकता था। क्या वरुण और दीपिका शादी होने से पहले ही इस शादी को तोड़ देंगे? क्या शादी के मंडप पर नया बखेड़ा खड़ा होने वाला था? क्या पूरी दुनिया के सामने होगी सहगल और गोयल परिवार की बदनामी? आखिर क्यों दीपिका भी बिना दूल्हे को देखकर शादी के लिए तैयार हो गई थी? क्या हुआ था उस रात जिसकी वजह से हुई थी दीपिका और वरुण की मुलाकात? जानने के लिए सुनते रहिए मिसमैच्ड इश्क ओनली ऑन पॉकेट एफएम। एक दूसरे को देखते ही वरुण और दीपिका दंग रह गए। पिछली मुलाकात में हुई गैर समझ के कारण दोनों ही एक दूसरे से नफरत कर बैठे थे। वैसे ही दोनों ही अपने पिता की इच्छा और दबाव में आकर शादी कर रहे थे और दोनों को ही शादी से कोई वास्ता नहीं था। लेकिन जैसे ही दोनों ने एक दूसरे को देखा तो दोनों ही उस मंडप से उठकर चले जाने के लिए तैयार हो गए। जैसे ही वरुण ने शादी को तोड़ने के लिए अपने मुंह से शब्द निकालने ही वाला था, उसी वक्त उसके पिता नारायण सहगल ने दीपिका के पिता इंद्रजीत गोयल से कहा, एक बार मेरे बेटे की शादी आपकी बेटी से हो जाए, उसके बाद मेरी मौत ही क्यों ना हो जाए, मुझे कोई शिकायत नहीं होगी। अपने पिता के मुंह से ये बात सुनकर वरुण वहीं पर रुक गया।
वो जानता था कि अभी कुछ समय पहले ही उसके पिता को ब्रेन हैमरेज के कारण दौरा पड़ा था और डॉक्टर के अनुसार उनके पास बहुत अधिक समय नहीं था और इसी के चलते नारायण सहगल को अपने बेटे को जल्द से जल्द सेटल करवाने की इच्छा जागी। उनका मानना था कि शादी हो जाने के बाद वरुण का जीवन के प्रति रवैया थोड़ा गंभीर होगा और काम में और अधिक ध्यान दे पाएगा। इसलिए उन्होंने शर्त रखी थी कि यदि वो शादी करेगा तो ही उसे कंपनी का सीईओ बनाया जाएगा। बस यही सब याद करके वरुण ने शादी के मंडप से जाने का फैसला छोड़ दिया और वो वहीं पर बैठा रहा। लेकिन दीपिका शादी के मंडप से उठने ही वाली थी कि उसकी नजर उसके पिता इंद्रजीत गोयल और सौतेली माँ मंजू गोयल पर पड़ी। उसी वक्त उसने अपनी सौतेली माँ को अपने पिता से कहते हुए सुना, पायल और पूजा दोनों से इसकी शादी पहले हो रही है। ये बात मुझे पहले पसंद नहीं थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ये अच्छा ही है। हमारे सिर से एक बला तो टली। और ये बात सुनकर इंद्रजीत गोयल ने भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। ये सुनते ही दीपिका एकदम ही उदास हो गई और मंडप से उठने का इरादा छोड़कर वहीं पर बैठी रही। वरुण और दीपिका ना चाहते हुए भी वहीं पर बैठे रहे और पंडित जी मंत्रोच्चारण करते हुए शादी की विधियां संपन्न करते गए। पंडित जी ने दोनों को एक दूसरे के गले में वरमाला डालने के लिए कहा। वरुण और दीपिका वहीं पर खड़े हो गए और दोनों के हाथ में वरमालाएं दी गईं। वरुण के सारे दोस्त वहां पर आ गए और वरुण को अपने कंधों के ऊपर उठा लिया ताकि दीपिका उसके गले में वरमाला आसानी से ना डाल पाए। लेकिन दीपिका को उठाने के लिए वहां पर कोई भी नहीं था। दीपिका के पिता इंद्रजीत को ये बात समझ में आ गई और उन्होंने अपने भाइयों के बेटे को दीपिका को उठाने के लिए वहां पर भेजा। इन सभी लोगों ने मिलकर दीपिका को भी अपने कंधे पर उठा लिया। अब बारी थी एक दूसरे के गले में वरमाला डालने की। वरुण और दीपिका दोनों को ही एक दूसरे के गले में वरमाला डालने की कोई भी इच्छा नहीं थी, लेकिन दोनों मजबूर थे। अपनी फूटी किस्मत पर दीपिका को इतना ज्यादा गुस्सा आ गया कि उसने अपने हाथ में रखी हुई वरमाला को जोरों से वरुण के ऊपर फेंका। वरमाला वरुण के गले में आकर जोर से गिरी। ऐसा होते ही चारों तरफ से लोग तालियां बजाने लगे और वरुण को दीपिका के गले में वरमाला डालने के लिए प्रोत्साहन देने लगे। दीपिका ने जिस गुस्से में वरुण के गले में वरमाला फेंकी थी, वो वरुण को साफ पता चल गया था। उसने दीपिका की तरफ गुस्से से देखा और उसने भी गुस्से में ही दीपिका की तरफ वरमाला फेंकी। वरमाला भी दीपिका के गले में आकर गिरी। शादी में मौजूद सभी लोग जोरों से तालियां बजाने लगे। तालियों से सारा सहगल मेंशन गूंज उठा, लेकिन वरुण और दीपिका को तालियों का ये शोर कान में चुभने लगा था। दोनों कुछ और सोच पाए उससे पहले ही वक्त हो चला था फेरों का। दोनों ने ही बिना कुछ बोले, बिना एक दूसरे के सामने देखे पंडित जी के कहे अनुसार फेरे लेने शुरू कर दिए। एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद ना करने के बावजूद मानो जैसे दोनों ने ही अपने नसीब को स्वीकार कर लिया था। वरुण मन में सोच रहा था, ये शादी जब मेरे लिए पूरी तरह से एक समझौता ही है, तो फिर शादी दीपिका से हो या किसी और से क्या ही फर्क पड़ता है। मुझे कौन सी शादी की कस्में वादे निभाने हैं। पहले एक बार शादी हो जाए, उसके बाद देखा जाएगा। वैसे चलो अच्छा ही है, ये लड़की मुझसे उम्र में काफी छोटी है, इसे कंट्रोल करना आसान होगा। और इसी वक्त दीपिका सोच रही थी, मेरी ही किस्मत खराब है कि मैं इतने बड़े घर में पैदा हुई, लेकिन फिर भी सौतेली। सोचा था कि एक राजकुमार मुझे बाहर लेकर जाएगा और मुझे इतना प्यार और अपनापन देगा कि बचपन की सारी कड़वी यादों को मैं भूल जाऊंगी। लेकिन मेरी किस्मत इतनी खराब है कि जिस इंसान से नफरत करती थी, आज उसी से मेरी शादी हो रही है। ये सोचते हुए दीपिका की आंखों से आंसू की दो बूंद नीचे गिर पड़े। वरुण और दीपिका दोनों ही अपने ख्यालों में खोए हुए थे कि कब शादी की विधियां संपन्न हुई, उन्हें पता ही नहीं चला। उन्हें पंडित जी के सिर्फ ये शब्द साफ साफ सुनाई दिए, आज से आप दोनों पति पत्नी हुए। पंडित जी के ये शब्द दोनों के कानों में उबलते हुए तेल की तरह पड़े। इंद्रजीत गोयल और नारायण सहगल दोनों खुश होकर एक दूसरे के गले लग गए। दोनों समधियों के साथ दुल्हा दुल्हन की मीडिया वालों ने खूब तस्वीरें ली और दोनों को ब्राइड एंड ग्रूम फोटोशूट करने के लिए एक कोने में लाया गया।
ये कोना बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया था। खास फोटोशूट के लिए सहगल मेंशन का ये हिस्सा तैयार किया गया था। वरुण और दीपिका वहां पर पहुंचे और फोटोग्राफर ने उन्हें वहां पर अलग अलग पोज में खड़े रहने के लिए कहना शुरू किया। दोनों ही बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल लग रहे थे। दीपिका और वरुण एक दूसरे को छूना भी नहीं चाह रहे थे, लेकिन फोटोग्राफर के कहे जाने पर जबरदस्ती एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर, कभी गले लगकर इत्यादि तरीकों से पोज करते हुए फोटोज खिंचवा रहे थे। वरुण को अपने खानदान का ओहदा पता था। वो जानता था कि पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त उन दोनों के ऊपर टिकी हुई थी और उन दोनों की तरफ से एक गलत कदम की वजह से दोनों ही सोशल मीडिया पर ट्रोल किए जाएंगे और न्यूज चैनल पे बेइज्जती होगी सो अलग। ये जानते हुए जब उसने देखा कि दीपिका वरुण के हाथ से अपना हाथ छुड़वा रही है, तब उसने धीरे से उसके कान में कहा, चुपचाप खड़ी रहो। मैं जानता हूँ कि शादी से तुम खुश नहीं हो, मैं भी खुश नहीं हूँ, ये बात समझ लो। लेकिन अगर यहाँ पर कुछ भी ऊपर नीचे हुआ तो पूरी दुनिया में तुम्हारे और मेरे दोनों के खानदान का नाम खराब हो जाएगा। इसलिए शादी कर ली है तो चुपचाप ये फोटोशूट भी करवा लो। दीपिका को वरुण की बात ठीक लगी और वो चुपचाप खड़ी रही और वरुण के साथ फोटोशूट करवाती रही। फोटोशूट करवाते हुए दीपिका को वो दिन याद आया जब वो स्कूल से घर आई थी और तभी घर में किसी बात का तामझाम चल रहा था। उसने अपनी सौतेली बहनें पायल और पूजा दोनों से पूछा कि घर में किस बात की तैयारी चल रही थी, लेकिन दोनों ने उसे जवाब देना जरूरी नहीं समझा और दीपिका के सवाल को नजरअंदाज कर दिया। दीपिका ने अपना बैग सोफे पर रखा और अपने पिता इंद्रजीत को मिलने के लिए आगे बढ़ी ही थी कि पीछे से उसकी सौतेली माँ मंजू ने चिल्लाते हुए कहा, यहाँ पर मत रख अपना बैग, उठाकर अपने कमरे में जाकर रख। अभी अभी यहाँ से सारा कचरा साफ किया है, थोड़ी ही देर में फोटोग्राफर्स आते ही होंगे। दीपिका ने तुरंत ही अपना बैग उठा लिया और मंजू से पूछा, लेकिन मम्मी फोटोग्राफर क्यों आ रहे हैं? मंजू ने चिढ़ते हुए कहा, कितनी बार कहा है कि मुझे मम्मी मत बुलाया करो, और फोटोग्राफर के सामने तो मुझे मम्मी बिल्कुल मत बुलाना, आंटी ही बुलाना। दीपिका अपना सर नीचे करके बैग कमरे में रखने गई। तभी जिसका सभी इंतजार कर रहे थे वो फोटोग्राफर अपनी टीम के साथ वहां पर आ पहुंचा। इंद्रजीत ने अपने परिवार को उस फोटोग्राफर की पहचान करवाते हुए कहा, ये विश्व प्रसिद्ध मैगजीन टॉरबस के फोटोग्राफर हैं और वो मैगजीन के फ्रंट कवर पर उनके परिवार की फोटो छापना चाहते थे। थोड़ी ही देर में इंद्रजीत अपनी पत्नी मंजू और दोनों बेटी पायल पूजा के साथ सोफे पर जाकर बैठ गए। दीपिका एक कोने में खड़ी रहकर ये सब देख रही थी। उसका भी दौड़कर अपने पिता की गोद में जाकर बैठने का बहुत मन किया, लेकिन ऐसा करने की बात तो दूर, ऐसा वो सोच भी नहीं सकती थी। उस परिवार का हिस्सा होते हुए भी दीपिका उस परिवार का हिस्सा नहीं थी। वो दिन था जब उस फोटोग्राफर ने उसकी तरफ देखा भी नहीं था, लेकिन आज दुनिया भर के फोटोग्राफर उसी की ओर टकटकी लगाए हुए खड़े थे और उसी से पोज करने के लिए कह रहे थे। फोटोशूट के बाद दोनों अपने कमरे की तरफ गए, जहां पर उनके रिश्तेदार उन दोनों को एक खास कमरे की तरफ लेकर गए थे, जिसे बहुत ही ज्यादा खूबसूरत तरीके से सजाया गया था। पूरा कमरा फूलों से सजाया था और बेड के बीचों बीच एक केक भी रखा हुआ था। दोनों को कमरे के अंदर भेजने से पहले वरुण की कजन दोनों को चिढ़ाते हुए बोली, भाभी वैसे परंपरा के मुताबिक आपको तो दूध लेकर अंदर जाना चाहिए, लेकिन हम थोड़ा कुछ अलग करेंगे। आप और भैया दोनों एक साथ कमरे के अंदर जाओगे और केक काटोगे। दोनों एक दूसरे को जी भर के केक खिलाओगे, क्योंकि केक में हमने कुछ ऐसा मिलाया है जिसके कारण आप दोनों की रात बहुत ही हसीन कटेगी। देखना, ना भैया सो पाएंगे और ना ही आपको सोने देंगे। ये बोलकर सभी लड़कियां खिलखिलाकर हंसने लगी। वरुण ने सभी बहनों को कमरे से बाहर धक्का मारा और दरवाजा बंद कर दिया। सारी बहनें हंसते हुए वहां से चली गई। वरुण ने कमरे को अंदर से लॉक कर दिया और जैसे ही वो मुड़ा, दीपिका चिल्लाते हुए उससे कहने लगी, जब भी तुमसे मुलाकात हुई है तुम मुझे बहाने से कमरे में लेकर आए हो। हमारी पहली मुलाकात में भी तुम मुझे कमरे में लेकर आए थे और दूसरी मुलाकात भी हमारी कमरे में ही हुई थी, और आज तीसरी मुलाकात में भी तुम मुझे फिर से कमरे में लेकर आए हो। इरादा क्या है तुम्हारा? तुमने मुझे कहा था ना
कि मैं उस टाइप की लड़की हूँ, लेकिन सच तो ये है कि तुम उस टाइप के लड़के हो जो। वरुण ने उसकी बात को बीच में ही काटते हुए कहा, अरे चुप करो, नॉन स्टॉप बोले जा रही हो और जो मन में आ रहा है वो बके जा रही हो। पहली बार तुम मुझसे हाथ जोड़कर विनती कर रही थी कि तुम्हें उस मोटे सांड से बचाऊं। तुम्हें बचाने के लिए उस मोटे सांड को मैंने 10,000 रुपए दिए थे और तुम्हें अपने कमरे में लेकर आया था क्योंकि तुम नशे में थी। दूसरी बार मैं तुम्हें कमरे में लेकर नहीं आया था, बल्कि तुम मेरे कमरे में घुस गई थी। और आज हम दोनों की शादी हुई है और हम दोनों को हमारी बहनों ने सुहाग रात मनाने के लिए धकेला है कमरे के अंदर। मैं तुम्हें कमरे में लेकर नहीं आया हूँ, समझी तुम? और तीनों ही बार मैंने तुम्हें छुआ तक नहीं है और आज भी तुम्हें छूने का कोई इरादा नहीं है। हम दोनों ने ही अपनी मर्जी के खिलाफ एक दूसरे से शादी की है। तुम्हारी क्या वजह थी वो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी वजह मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। कुछ दिन तक ये ड्रामा चुपचाप सहन करो, उसके बाद तुम्हारी जहाँ मर्जी हो वहाँ चली जाना, मैं नहीं रोकूंगा। वरुण की बात सुनकर दीपिका बोली, लेकिन मैं तुम्हारे साथ ये रात कमरे में नहीं बिता सकती। मैं अभी और इसी वक्त कमरे से बाहर जाती हूँ। बाहर मीडिया वाले थे इसलिए मैं चुप बैठी थी, लेकिन तुम्हारे घर में कोई मीडिया वाला नहीं है। घर वालों को जो सोचना है वो सोचे। ये कहकर दीपिका दरवाजा खोलकर बाहर जाने लगी और इस बात पर वरुण परेशान हो गया कि अगर उसके पिता को इस बारे में पता चल गया तो उसकी परेशानियां और बढ़ जाएंगी। क्या वरुण दीपिका को कमरे से बाहर जाने से रोक पाएगा? आखिर दीपिका की क्या वजह थी जिसके कारण उसने वरुण को बिना देखे ही शादी के लिए हाँ कर दी थी? क्या थी दीपिका की कहानी? क्यों इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट की बेटी होते हुए भी उसे कभी प्यार और दुलार नहीं मिला? क्या वरुण और दीपिका इस शादी को निभा पाएंगे या फिर इस शादी को तोड़कर अपने अपने रास्ते चले जाएंगे? जानने के लिए सुनते रहिए मिसमैच्ड इश्क ओनली ऑन पॉकेट एफएम। वरुण के रोकने के बावजूद दीपिका उसके साथ उसके कमरे में एक पल भी नहीं रहना चाहती थी और वो तुरंत ही दरवाजा खोलकर बाहर जाने के लिए उतावली हो रही थी। वरुण के दरवाजे पर लगा हुआ डिजिटल लॉक उससे खुल नहीं रहा था। जब अपने मन में आए हुए नंबर दबाने के बाद भी दरवाजा नहीं खुला तो उसने चिढ़ते हुए वरुण से कहा, दरवाजा खोलो, मुझे बाहर जाना है। मैं तुम्हारे साथ इस कमरे में एक पल भी और नहीं बिता सकती। वरुण का सब्र खत्म हो चुका था। उसने अपना चेहरा गंभीर किया और दीपिका की तरफ 2 कदम आगे बढ़ाए। जैसे जैसे वरुण करीब आता गया वैसे वैसे दीपिका अपने कदम पीछे हटाती रही। दीपिका दरवाजे से एकदम सटकर खड़ी हो गई। उसे वरुण का गंभीर चेहरा देखकर थोड़ा थोड़ा सा डर लगने लगा था। वरुण दीपिका के एकदम ही करीब आकर रुक गया और उसने कहा, मेरे साथ एक कमरे में रह नहीं सकती तो फिर मेरे साथ शादी की ही क्यों? दीपिका ने हकलाते हुए कहा, मैं नहीं जानती थी कि मेरी शादी तुमसे होने वाली है। जब पता चल गया था कि तुम्हारी शादी मुझसे हो रही है तो फिर उसी वक्त उठ क्यों नहीं गई? वरुण ने आवाज को बुलंद करते हुए कहा, तुम्हें बाहर जाना है ना? ठीक है, लेकिन सिर्फ इस कमरे से नहीं, अभी इसी वक्त घर से भी बाहर चली जाओ। तुम्हारे और मेरे दोनों के पापा की दुनिया भर में बदनामी हो जाने दो। तुम्हें तुम्हारे पापा की परवाह नहीं होगी, लेकिन मुझे मेरे पापा की परवाह है। तुम्हारी वजह से अगर उन्हें कुछ भी हुआ ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। आई तुम्हारी बात समझ में? वरुण की ये बात सुनकर दीपिका थोड़ी सी शांत हुई। वरुण थोड़ा सा दूर हो गया और बोला, वैसे मुझे भी तुमसे शादी करने का कोई शौक नहीं था। मुझे तो पता भी नहीं था कि तुम इंद्रजीत अंकल की बेटी हो। आज तक मैंने किसी भी पार्टी में इंद्रजीत अंकल के साथ तुम्हें देखा ही नहीं। मुझे लगा था कि मेरी शादी पायल या तो पूजा के साथ होने वाली है। दीपिका ने शांत आवाज में कहा, मैं उनकी सौतेली बेटी हूँ। पायल और पूजा दोनों की उम्र भी बहुत छोटी है। तुमसे तो क्या, किसी और से भी शादी करने की उनकी उम्र नहीं है। वरुण ने सिगरेट जलाते हुए पूछा, उम्र तो तुम्हारी भी कुछ ज्यादा बड़ी नहीं लग रही। कितने साल की हो? पिछले महीने 18 की हो गई हूँ मैं, दीपिका ने धीमी आवाज में कहा। ये सुनकर वरुण की हंसी छूट गई। हंसते हंसते उसने कहा, तुम तो अभी छोटी बच्ची ही हो। दीपिका ने कहा, लेकिन बच्ची समझने की भूल मत करना, कराटे में चैंपियन हूँ। वरुण ने इस बात पर व्यंग करते हुए पूछा,
कहाँ गया था तुम्हारा ये कराटे का चैंपियनशिप जब वो मोटा सांड तुम्हारे पीछे पड़ा था? उस वक्त अगर कराटे दिखा दिए होते तो मेरे 10,000 रुपए बच जाते। सॉरी, मैं तो भूल ही गया कि उस वक्त तुम नशे में थी। लेकिन उस बात को तो 4 महीने हो गए। तुम 18 पिछले महीने की हुई। इसका मतलब कि तुम नाबालिग उम्र में ही शराब पीने लगी। बुरी बात। वरुण की बात सुनकर दीपिका को फिर से गुस्सा आ गया और गुस्से में बोली, शराब पी नहीं थी मैंने, मुझे पिलाई गई थी। अगर तुम्हें पूरी बात पता नहीं है तो चुप रहा करो। कभी मुझे वैश्या समझ लेते हो तो कभी शराबी। लेकिन मैं ना वैश्या हूँ और ना ही शराबी। वरुण ने उसे शांत करते हुए कहा, अरे शांत हो जाओ, गुस्सा तो तुम्हारी नाक पर ही रहता है। मैंने ये नहीं कहा कि तुम शराबी हो, मैंने सिर्फ इतना कहा कि उस दिन तुम नशे में थी। वैसे क्यों थी ये जानने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम यहाँ बेड पर सो सकती हो, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें हाथ भी नहीं लगाऊंगा। मैं सोफे पर सो जाऊंगा। कल से अपने लिए अलग कमरे का बंदोबस्त कर लूंगा। आज की रात थोड़ा एडजस्ट कर लो। ये सुनकर दीपिका थोड़ा शांत हुई और बेड पर आकर लेट गई। वरुण ने अपनी शेरवानी निकाली और बालकनी में जाकर वहाँ पे रखे हुए बीन बैग पर बैठ गया। ऊपर आकाश को देखते हुए सिगरेट की कश लगाते हुए उसे कब नींद आ गई उसे भी नहीं पता चला। लेकिन दीपिका को अभी भी नींद नहीं आ रही थी। नया कमरा ही नहीं, ये उसकी नई जिंदगी थी। ये वो जिंदगी थी जिसके बारे में उसने कभी नहीं चाहा था। लेकिन रह रहकर उसे वो पल याद आते रहे जब उसकी सौतेली माँ उसके पिता से रात के वक्त अपने कमरे में दीपिका के बारे में बात किया करती थी। दीपिका का कमरा उनके कमरे के ठीक नीचे ही बेसमेंट में था और उस कमरे में की गई सारी बातें दीपिका को साफ साफ सुनाई देती थी। दीपिका की हर छोटी गलती के बारे में इंद्रजीत से चुगली करना और उसे इस घर से किसी न किसी तरह दूर रखने की कोशिश करना, कभी बोर्डिंग स्कूल भेजने के बहाने तो कभी मेहमानों को कमरा देने के बहाने उसे कई महीनों तक गर्ल्स हॉस्टल में रखना वगैरह बातें याद करते ही दीपिका की आंखों से आंसू बहने लगे। दीपिका को वो दिन याद आया जब वो 12 या 13 साल की थी और बेसमेंट में अपने कमरे में सो रही थी। तब अचानक से उसे अपने ऊपर कुछ रस्सी जैसा महसूस हुआ। जब उसने हाथ बढ़ाकर लाइट चालू की तब पता चला कि उसके ऊपर कोई रस्सी नहीं बल्कि बड़ा सा सांप बैठा हुआ था। सांप दिखते ही दीपिका के होश उड़ गए थे। वो जोर जोर से रोते हुए चिल्लाने लगी। उसकी आवाज को सुनकर घर के सारे लोग वहाँ पर आ पहुँचे। अपने पिता को देखते ही दीपिका उनसे जाकर लिपट गई और रोने लगी। लेकिन जैसे ही घर में सांप है इस बात की जानकारी उसकी सौतेली माँ मंजू और सौतेली बहनें पायल और पूजा को पता चली तब वे लोग भी डर के मारे रोने लगे। पायल जाकर अपनी माँ से लिपट गई और पूजा अपने पिता से लिपट गई। जैसे ही पूजा अपने पिता से लिपट गई तो इंद्रजीत ने अनजाने में ही दीपिका को छोड़ दिया और पूजा को गले से लगा लिया। दीपिका रोते हुए अपने पिता की गोद में बैठकर उन्हें गले लगाने की आस लिए उन्हें देखती रही। लेकिन उसके पिता और सौतेली माँ दोनों की ही गोद में उसके लिए कोई जगह नहीं थी। जैसे ही सांप को पकड़कर बाहर ले जाया गया तब दीपिका की सौतेली माँ ने उसे फिर से अपने कमरे में जाकर सोने के लिए कहा। लेकिन 12 साल की दीपिका का तो अब उस कमरे में सोना गवारा ही नहीं था। वो बेहद घबराई हुई थी और इसी घबराहट में उसने सिर्फ उस एक रात के लिए अपने पिता के साथ सोने की जिद की थी। उसके पिता इंद्रजीत एक बार के लिए मान भी गए थे, लेकिन उसकी सौतेली बहन पूजा ने भी अपने पिता के साथ सोने की जिद पकड़ी और मंजू ने फैसला सुना दिया कि इंद्रजीत के साथ पूजा ही सोएगी, दीपिका नहीं। इंद्रजीत भी अपनी पत्नी मंजू की बात को मना नहीं कर पाया और दीपिका को अपने कमरे में सोने की सलाह देकर पूजा को गोद में उठाकर अपने कमरे में चला गया। दीपिका को सौतेला होने का एहसास करवाने के लिए मंजू एक मौका तक नहीं छोड़ती थी। लेकिन अपने मुंह से मंजू सीधे सीधे कुछ नहीं कहती, बल्कि हर बार चिकनी चुपड़ी बातें करके ही दीपिका को उसके सौतेले होने का एहसास दिलवाती रहती। उस दिन अपने पिता की गोद में सोने के लिए तरस रही दीपिका आज तक तरस रही थी। दीपिका सिर्फ पिता के प्यार के लिए ही नहीं बल्कि उस लाड और दुलार के लिए भी तरस रही थी जो उसे कभी नहीं मिला। इसीलिए जब उसकी शादी की बात हुई तो बिना लड़के को देखे ही उसने तुरंत ही हाँ कर दी। जितनी जल्दी हो सके दीपिका को उस घर से बाहर निकलना था और शादी से बेहतर मौका उसे और कब मिलता।
उस कमरे में बेड पर लेटे हुए दीपिका इसी सोच में डूबी हुई थी। उसके नसीब में कभी प्यार और अपनापन लिखा भी था या नहीं। यही सोच सोच कर दीपिका ने रात गुजारी। उसे एक पल के लिए भी नींद नहीं आई। किसी तरह रात भी बीत गई और नया दिन उगाया। सुबह होते ही वरुण उठ गया और दीपिका से आकर तैयार होने के लिए कहा। बिना कुछ कहे दीपिका तैयार होने चली गई और वरुण भी नहा धोकर तैयार हो गया। दोनों ही तैयार होकर अपने कमरे से बाहर निकले। इसके बाद दीपिका ने जो देखा वो देखकर वो दंग रह गई। नारायण सहगल कोई आम रईस व्यक्ति नहीं था, अरबों खरबों का मालिक था। उनकी लाइफस्टाइल किसी राजा महाराजा से कम नहीं थी। अपने कमरे से बाहर निकलते ही दीपिका ने देखा कि सैकड़ों नौकर उनके आसपास हाथ में अलग अलग चीजें लेकर खड़े थे। किसी के हाथ में जूस था तो किसी के हाथ में पानी, किसी के हाथ में अलग अलग भाषाओं में अखबार थे तो किसी के हाथ में कटे हुए फल थे। दीपिका आंखें फाड़ फाड़ कर सबके सामने ऐसे देख रही थी जैसे उसने भूत देख लिया हो। वरुण के लिए ये सारी बातें आम थी। वरुण दीपिका को डाइनिंग एरिया में लेकर आया। वहाँ पर एक विशाल डाइनिंग टेबल था जिसके ऊपर कम से कम 30 से 40 लोग एक साथ बैठ सकते थे। उसके ऊपर चांदी की प्लेटें सजाई गई थी। नारायण और गायत्री सहगल यानी दीपिका के सास ससुर वहीं पर खड़े रहकर उन दोनों का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही वरुण और दीपिका डाइनिंग हॉल में दाखिल हुए तो सभी लोगों ने तालियां बजाकर उनका स्वागत किया। वरुण ने हल्के से दीपिका के कान में कहा, ये सब तुम्हारे लिए है क्योंकि तुम अब इस घर की बहू हो। ये सुनकर दीपिका के रोंगटे खड़े हो गए। उसने आज तक इतना भव्य महल जैसा घर और अपने लिए इतनी इम्पोर्टेंस कभी नहीं देखी थी। हालांकि दीपिका भी एक बड़े घर में रहती थी और उसके पिता इंद्रजीत भी काफी अमीर थे, लेकिन नारायण सहगल के सामने इंद्रजीत की दौलत कुछ भी नहीं थी। डाइनिंग टेबल पर पहुंचकर दीपिका अपनी कुर्सी पर बैठ गई। उसके ऐसे ही कुर्सी पर बैठने पर वरुण ने गले में खराश की आवाज निकालते हुए दीपिका को इशारा किया कि उसका बिना उसके माता पिता के पैर छुए उनके बैठने के पहले यूं बैठ जाना गलत था। ये ध्यान में आते ही दीपिका तुरंत उठ गई। गायत्री देवी ने दीपिका के सर पर हाथ फिराया और उसे बैठे रहने के लिए कहा। सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठ गए और एक के बाद एक नाश्ता आने लगा। दीपिका ने आज तक नाश्ते के लिए इतने सारे आइटम्स नहीं देखे थे। पहले कुछ पल वो शर्माई जरूर, लेकिन उसके बाद उससे रहा नहीं गया और अपने सामने आई हुई सभी चीजें वो बेहिचक खाने लगी। छुरी कांटों से खाने वाला सहगल परिवार इस तरह दीपिका को हाथों से खाते हुए देखकर एक दूसरे को देखने लगा। तभी वरुण की माँ गायत्री सहगल ने कहा, वैसे तुम दोनों के लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज की बात सुनते ही वरुण टेंशन में आ गया क्योंकि वो जानता था कि उसके माँ बाप शादी की एक्साइटमेंट में कुछ ऐसा ना दे दे जो उसे ना चाहते हुए भी स्वीकार करना पड़े। और वरुण का ऐसा सोचना पूरी तरह से गलत भी नहीं था क्योंकि तभी गायत्री ने कहा, तुम दोनों के लिए हम दोनों की तरफ से पूरे 1.5 महीने के लिए पूरी दुनिया में जहाँ पर जाना चाहो वहाँ पर स्पॉन्सर्ड हनीमून का गिफ्ट। ये सुनकर वरुण और दीपिका के होश उड़ गए। वरुण और दीपिका हनीमून के इस गिफ्ट को स्वीकार करेंगी या नहीं? क्या दीपिका अपने आप को इतने बड़े घर में ढाल पाएगी या नहीं? आखिर क्यों होता था दीपिका के साथ अपने ही घर में सौतेला व्यवहार? क्या वजह थी कि उसके पिता ने वरुण के साथ उसकी शादी करवा दी थी? जानने के लिए सुनते रहिए मिसमैच्ड इश्क ओनली ऑन पॉकेट एफएम। हनीमून का नाम सुनते ही वरुण और दीपिका दोनों के होश उड़ गए। जिसके साथ कमरे में एक रात भी गुजारना मुश्किल था, उसके साथ 1.5 महीने के लिए हनीमून पर कैसे जाएंगे? ये सुनते ही वरुण ने तुरंत ही अपने माता पिता से कहा, थैंक यू सो मच मॉम एंड डैड, लेकिन इस वक्त 1.5 महीने के लिए ऑफिस से छुट्टी लेना ठीक नहीं लगता। अभी हमारी सिंगापुर की डील भी फाइनल होने वाली है। हमें उस डील को किसी भी तरह हासिल करना ही होगा। 4000 करोड़ की डील है डैड। उसके लिए बहुत सारी तैयारियां भी करनी है और शादी की वजह से हम ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। वरुण आगे कुछ बोलता उससे पहले ही नारायण सहगल ने कहा, सिंगापुर की डील मैं खुद संभाल लूंगा। मुझे नाज है तुम पर कि तुम बिजनेस पर इतना ध्यान देने लगे हो, लेकिन ये हनीमून तुम्हारे और दीपिका के लिए बहुत जरूरी है। दीपिका ने भी तुरंत कहा, नहीं अंकल, मेरा मतलब है पापा, वरुण ठीक कह रहे हैं।
एक तो शादी भी बहुत हड़बड़ी में हुई है, हम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते भी नहीं हैं, इसलिए मेरा मानना है कि हम पहले एक दूसरे के साथ थोड़ा सा वक्त बिता लें, एक दूसरे को अच्छे से जानने समझने लगे और उसके बाद ही हनीमून के लिए तो जिंदगी पड़ी है। और अंकल, मेरा मतलब है पापा, मेरे एग्जाम भी पास आ रहे हैं, मुझे उसकी तैयारियां भी तो करनी है। दीपिका की बात पर गायत्री बोली, ठीक कहा तुमने बेटा, हम जानते हैं कि तुम दोनों एक दूसरे को अभी ठीक तरह से जानते भी नहीं हो, इसीलिए तो हमने हनीमून जल्द से जल्द तुम दोनों के लिए प्लान किया है, ताकि तुम दोनों एक दूसरे के साथ बिना किसी डिस्टरबेंस के वक्त बिताओ। यहाँ रहोगे तो तुम अपनी पढ़ाई में और वरुण अपने काम में बहुत बिजी हो जाएगा, और काम करने के लिए तो जिंदगी पड़ी है। यही उम्र है कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही प्यारा वक्त बिताओ, एक दूसरे को जानो, समझो और अपना रिश्ता और भी मजबूत करो। तुम अपने एग्जाम्स की फिक्र मत करो, तुम्हारे प्रिंसिपल से बात करके तुम्हारे लिए खास स्पेशल एग्जाम देने का पूरा बंदोबस्त कर दिया जाएगा। तो चलो हनीमून की तैयारियां करो। अपनी सासू माँ की इस बात का दीपिका के पास कोई जवाब नहीं था। वो इस आशा से वरुण की ओर देखने लगी कि अब वही कुछ कहकर इस हनीमून को टाल सकता था। वरुण ने अपने पिता के साथ इस हनीमून को टालने के लिए एक दो बार और प्रयास किया, लेकिन नारायण और गायत्री ने अपना मन बना लिया था और वरुण कहीं न कहीं ये जानता था कि उन दोनों के फैसले को टालने की कोशिश नाकामयाब ही होने वाली थी। नाश्ता खत्म करने के बाद वरुण और दीपिका अपने कमरे में गए। तभी वरुण ने दरवाजा बंद करके दीपिका को डांटा। क्या जरूरत थी तुम्हें मॉम को ऐसा बोलने की कि हमें एक दूसरे को जानने समझने के लिए और वक्त चाहिए? मैं तुम्हें जानना नहीं चाहता। मैंने कल ही तुमसे एक बात कही है और आज फिर से कहता हूँ कि तुम्हारी शादी करने के पीछे का मकसद क्या था मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे मेरा मकसद पता है। मैंने तुमसे शादी सिर्फ इस कंपनी का CEO बनने के लिए की थी। मुझे तुम्हें जानने का या तुमसे प्यार करने का कोई इरादा नहीं है। तुम्हें एक बात अभी समझा देता हूँ कि मैं एक कैसनोवा हूँ। एक लड़की के साथ मैं अपनी जिंदगी नहीं बिता सकता। ये सुनते ही दीपिका गुस्से से बोली, अपने माँ बाप को समझाने में नाकामयाब रहे तुम, पर मुझ पर उंगली कैसे उठा सकते हो तुम? एटलीस्ट मैंने इस हनीमून को टालने की कोशिश तो की, लेकिन तुमने तो उतनी भी कोशिश नहीं की। और अपने दिमाग में ये गलतफहमी को दूर कर दो कि मुझे तुम्हारे साथ कोई भी रिश्ता बनाने में दिलचस्पी है। क्या कहा तुमने अपने बारे में कि तुम क्या हो? कैसनोवा? तो रहो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम अकेले ही जाओ हनीमून पर, मुझे बख्श दो। ये कहकर दीपिका बालकनी में जाकर मुंह फुलाकर बैठ गई। वरुण वहीं पर बैठ गया और सोचने लगा कि इस हनीमून को किस तरह से टाल दिया जाए। एश्योरेंस इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के शेयर्स आसमान को छू रहे थे और इसी कारण कंपनी को काफी मुनाफा भी हो रहा था। अपने घर में दीपिका के कदम रखते ही मार्केट में आए हुए इस उछाल को नारायण सहगल ने शुभ संकेत समझ लिया और उसी दिन अपने सभी एम्प्लॉइज को शेयर्स के बढ़ने और वरुण की शादी के मौके के तहत ड्राई फ्रूट्स के डिब्बे भिजवाए गए। उन्होंने मार्केट में रहे हुए अपने सारे प्रोडक्ट्स पर भी कुछ दिनों के लिए भारी डिस्काउंट की अनाउंसमेंट कर दी। सारे अखबार और न्यूज चैनल पर सब इसी बात के चर्चे हो रहे थे। तभी न्यूज को बंद करते हुए मंजू ने इंद्रजीत से कहा, दीपिका के लिए सहगल जैसा परिवार ढूंढने की क्या जरूरत थी, क्योंकि कुछ सालों में पायल और उसके भी कुछ सालों के बाद पूजा का रिश्ता भी हमें करना होगा। तब इनके लिए सहगल से बेहतर रिश्ता कहां से ढूंढ पाओगे? इंद्रजीत ने शांति से जवाब दिया, पहले पायल और पूजा को अपनी पढ़ाई तो पूरी करने दो, उनकी शादी को अभी बहुत टाइम बाकी है। मंजू ने चिढ़ते हुए कहा, वैसे पढ़ाई तो दीपिका की भी बाकी थी, लेकिन इतना अच्छा रिश्ता अपने सामने देखकर बिना सोचे समझे तुमने शादी के लिए हाँ कर दी ना। उस कोठे वाले की बेटी के लिए इतना महान घर ढूंढने की क्या जरूरत थी? मेरी जान चली जाती है ये सोचकर कि एक नाचने वाली तवायफ की बेटी इतने बड़े घर की बहू बन गई है। कोठे पर होना चाहिए था उसे। मंजू को गुस्से से चुप कराते हुए इंद्रजीत ने कहा, बंद करो अपना मुंह, ये मत भूलो कि वो मेरी बेटी है। तुमने तो कभी उसे अपनी बेटी माना ही नहीं, लेकिन कम से कम अपनी जुबान तो साफ रख सकती हो। कैसा महसूस होगा अगर कोई पायल और पूजा के बारे में ऐसी बातें करे तो? इंद्रजीत का गुस्सा देखकर मंजू शांत तो हो गई, लेकिन उसका खून अभी भी इस बात से उबल रहा था कि दीपिका जैसी सौतेली बेटी
जिसकी माँ के बारे में उन्हें पता था। ऐसी लड़की को अपने घर की बहू बनाकर आखिर सहगल परिवार इतना खुश क्यों हो रहा था? उस तरफ ऋतु, जो दीपिका की सबसे अच्छी सहेली थी, उससे मिलने के लिए सहगल मेंशन में पहुंच गई। काफी सारी सिक्योरिटी से गुजरने के बाद उसे दीपिका से मिलवाने के लिए अंदर भेजा गया। ऋतु से मिलते ही दीपिका उससे गले से लग गई। अपने सास ससुर को मिलवाने के बाद दीपिका ऋतु को अपने साथ अपने कमरे में लेकर गई। दीपिका ऋतु के गले लगकर बहुत रोई और फिर उसे डांटने लगी। मुझे अपनी बेस्ट फ्रेंड बुलाती है और मेरी शादी के ही दिन तुझे यहाँ पर नहीं होना था। तू जानती है कि तुझे छोड़कर मैं अपने दिल की बात और किसी से नहीं कर पाती, और तू मेरी जिंदगी के सबसे मुसीबत के समय में ही मेरा साथ छोड़कर चली गई थी। ऋतु ने उसे समझाते हुए कहा, तू जानती थी ना कि मैं तेरी शादी को कभी भी मिस नहीं कर सकती, लेकिन तू ये भी जानती है कि 2 दिन पहले ही मेरी नानी गुजर गई हैं। हालांकि मेरा उनसे कोई खास रिश्ता बचा नहीं था, लेकिन फिर भी मम्मा के कारण मुझे वहाँ पर जाना पड़ा। और मैडम, किस मुसीबत की बात कर रही हो? ये रिश्ता पाने के लिए लाखों लड़कियां मरती होंगी, लेकिन तुझे इतना बड़ा घर मिला है। सोच, आज के बाद तुझे पैसों की कोई कमी नहीं होगी। वर्ल्ड की फेमस ब्रांड्स, जो पसंद हो, जब पसंद हो, जितना पसंद हो, वो सब तू चुटकी बजाकर ले सकती है। गाड़ी, नौकर चाकर सब तुम्हारे इशारों पर नाचेंगे। दीपिका ने कहा, पागल हो गई है क्या तू? पैसे की कमी तो मुझे उस घर में भी नहीं थी ना। पापा के पास पैसों की क्या कमी थी? लेकिन मैं अपनेपन के लिए तरसती हूँ ऋतु। क्या ऐसा कोई भी नहीं है जो प्यार से मेरे सर पर हाथ फेरे और जिसके कंधे पर मैं सर रखकर सो सकूं? ऐसा कोई नहीं है जिसको मैं अपना बुला सकूं। सोचा था कि कम से कम शादी के बाद मुझे वो प्यार मिलेगा जो आज तक मुझे नसीब नहीं हुआ, लेकिन मेरी शादी भी हुई तो किससे? जो मुझे प्यार करना तो दूर, मेरी रिस्पेक्ट भी नहीं करता। उस इंसान से जिससे मैं नफरत करती हूँ। मुझे लगता है मेरी किस्मत लिखते लिखते भगवान सो गया होगा। कोरा रह गया मेरा नसीब। ये कहते कहते दीपिका की आंख से आंसू बहने लगे। दीपिका को संभालते हुए ऋतु ने कहा, तेरे पिता रईस थे, लेकिन फिर भी तू उस घर में नौकरानी बनकर रहती थी ना। लेकिन अब यहाँ पर तू मालकिन बनकर रह सकती है। मैं मानती हूँ कि तू प्यार की भूखी है, लेकिन सिर्फ प्यार से पेट नहीं भरता मेरी जान। ये बड़े रईस लोग होते हैं ना, उन्हें अपने काम से फुर्सत नहीं मिलती। उनके पीछे तू जो चाहे वो कर सकती है। और रही बात प्यार, तो वो भी तुझे मिल ही जाएगा। ये बात सुनकर दीपिका को गुस्सा आ गया और उसने ऋतु को कहा, तुझसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। तुझे लगता है कि मैं सिर्फ पैसों के लिए इन लोगों के सर पर बोझ बनकर रहूंगी? अरे मैं सड़क पर रहकर भीख मांग लूंगी, लेकिन सिर्फ पैसों की खातिर बिना प्यार के कहीं पर नहीं रहूंगी। जब दीपिका ऋतु को ये सारी बातें बता रही थी, तब वरुण ने कमरे के बाहर ये बातें सुन ली थी और दीपिका के लिए उसके मन में थोड़ी सी इज्जत बढ़ गई। वो बिना कुछ कहे वहाँ से चला गया। दीपिका और ऋतु बातें करते हुए समय गुजारने लगे। शाम होने आई और अचानक से वातावरण में परिवर्तन आ गया। अचानक से तेज हवाएं बहने लगी थी। समय से पहले ही अंधेरा छाने लगा था। एकदम से बिजलियां कड़कड़ाने लगी। मौसम में हुए इस परिवर्तन के कारण सभी लोग अपना काम धाम छोड़कर अपने घरों की तरफ रवाना हो गए थे। अपने रूम की बालकनी में खड़े रहकर दीपिका मौसम में हो रहे बदलाव को देख रही थी कि अचानक से तेज बारिश शुरू हो गई। तभी दीपिका के मन में कुछ ख्याल आया और कुछ बड़बड़ाते हुए मुड़कर बेड पर रखे हुए अपने फोन के पास जाने लगी। मैंने कहा था ऋतु को रुक जा यहाँ पर, लेकिन वो मेरी बात सुनती कहाँ है। अब इस बिन मौसम की बारिश में बेकार में ही फंस जाएगी। ये कहते हुए जैसे ही वो कमरे के अंदर आई, उसका पैर फिसला और एकदम से गिर पड़ी। लेकिन वो जमीन पर गिर पाए उससे पहले ही वरुण ने उसे थाम लिया था। अचानक से उसकी आंखें वरुण के चेहरे पर पड़ी। उसे वरुण का चेहरा एकदम से ही आकर्षक लगा और पल भर के लिए वो दंग रह गई। ऐसा ही दीपिका को एहसास हुआ था जब उसने पहली बार उस कमरे में वरुण को देखा था। लेकिन तुरंत ही उसने अपने आप को संभाला और उठकर खड़ी हो गई। धीरे से अपनी नजरें चुराते हुए उसने वरुण से कहा, थैंक यू। वरुण बिना कुछ जवाब दिए वहां से चला गया। दीपिका एक पल के लिए भूल ही गई थी कि उसे क्या काम करना था। दूसरी तरफ सहगल मेंशन के दरवाजे पर एक औरत आकर अंदर जाने की जिद करने लगी। देखो भैया, मुझे अंदर जाने दो, मुझे दीपिका से मिलना है। उस औरत के ऐसा कहने पर सिक्योरिटी गार्ड ने पूछा,
दीपिका मैडम से आपको क्या काम है? उस औरत ने कहा। वो मैं उसे बता दूंगी, सिक्योरिटी गार्ड ने कहा। माफ कीजिए लेकिन हम आपको अंदर नहीं जाने दे सकते, आप फिर कभी आइएगा। बाहर इतनी बारिश और तूफान है, आप अपने घर जाइए, उस औरत ने कहा। मेरा दीपिका से मिलना बहुत जरूरी है, आप बस एक बार उसे फोन करके पूछ लीजिए। सिक्योरिटी गार्ड ने उस औरत के बार बार कहने पर दीपिका को फोन करने का फैसला किया। उसने फोन लगाते हुए पूछा, आपका नाम क्या है और आप कौन हैं? दीपिका मैडम से क्या कहूँ, कौन आया है मिलने? उस औरत ने कहा, मेरा नाम नीलाक्षी है, मैं दीपिका की माँ हूँ। ऐसा कहते ही जोरों की बिजली कड़की। इतने बड़े घर की बहू की माँ ऐसे फटे पुराने कपड़ों में इस तरह हो सकती? सुनकर सभी सिक्योरिटी गार्ड दंग रह गए। दीपिका ने फोन उठाया और जब सिक्योरिटी गार्ड ने कहा कि नीलाक्षी नाम की औरत उनसे मिलने की जिद कर रही थी, ये सुनते ही दीपिका के रोंगटे खड़े हो गए। उसकी आंखें पहले तो नम हुई और उसके बाद गुस्से से लाल हो गई। उसने कहा, उसे कुछ पैसे देकर रवाना कर दो, अंदर भेजने की बिल्कुल गलती मत करना। ये कहकर उसने फोन काट दिया। फोन में ये बात सुनकर नीलाक्षी के होश उड़ गए। कौन थी ये नीलाक्षी? क्या ये सच में दीपिका की माँ थी? दीपिका की माँ की ऐसी हालत क्यों थी और आखिर क्यों दीपिका ने उसे अंदर आने से मना कर दिया? क्या था दीपिका का इतिहास? क्यों एक रईस खानदान में होते हुए भी नौकरों की तरह बचपन गुजारा था दीपिका ने? जानने के लिए सुनते रहिए मिसमैच्ड ओनली ऑन पॉकेट एफएम। दिसंबर के महीने में बरस रही बिन मौसम की बरसात और जोरों से कड़कती हुई बिजलियां सबके मन में एक अनजाना सा डर पैदा कर रही थी। दीपिका बालकनी में खड़ी रहकर इतनी तेज बारिश को निहारते हुए गहरी सोच में डूबी हुई थी। तभी पीछे से एक शालिनी नाम की हेड सर्वेंट वहां पर आई और दीपिका को उसने कहा, मैडम डाइनिंग टेबल पर सब आपका इंतजार कर रहे हैं। दीपिका ने उसे बिना देखे कहा, मुझे भूख नहीं है। शालिनी ने कहा, भूख ना होने पर भी घर के सभी सदस्यों को डाइनिंग टेबल पर डिनर के वक्त होना जरूरी है, ऐसा इस घर का नियम है मैडम। फिर चाहे वहाँ पर बैठकर खाना ना खाएं, लेकिन उसका वहाँ पर होना जरूरी है। दीपिका चुपचाप नीचे डाइनिंग टेबल की ओर चली गई। डाइनिंग टेबल के पास पहुंचकर वो अपनी जगह पर जाकर बैठ गई। घर के बाकी सभी लोग बैठकर खाना खा रहे थे और दीपिका सिर्फ चुपचाप अपनी प्लेट की तरफ देखी जा रही थी। तभी उसकी सास गायत्री ने पूछा, खाना खाओ बेटी, इस तरह भूखे नहीं रहते। तुम्हें कुछ और खाना है तो बोल दो, आ जाएगा। दीपिका ने सिर्फ सर हिलाकर ना में इशारा किया। उसी वक्त नारायण सहगल यानी दीपिका के ससुर ने पूछा, वो औरत कौन थी जो तुमसे मिलने की जिद कर रही थी? दीपिका ये सवाल सुनकर थोड़ी सी घबरा गई। उसने कहा, पता नहीं, कोई पागल थी, पापा के घर पर आया करती थी। लेकिन उसने ऐसा क्यों कहा कि वो तुम्हारी माँ है? नारायण ने शक भरी आवाज से पूछा। दीपिका हड़बड़ाने लगी। सामने बैठे हुए वरुण को उसकी हड़बड़ाहट समझ में आई और उसने तुरंत ही टॉपिक चेंज करते हुए कहा, डैड, सिंगापुर वाली डील ऑलमोस्ट फाइनल हो चुकी है। मैंने और मेरी टीम ने वक्त से पहले ही उस डील को क्रैक कर लिया है। डील के बारे में बात सुनते ही नारायण वरुण के साथ उस बारे में बात करने लगा। दीपिका ने एक पल के लिए चैन की सांस ली। खाना खाने के बाद वरुण और दीपिका अपने कमरे की तरफ जाने लगे और चलते हुए वरुण ने दीपिका से कहा, तुम जिस बारे में बात करने में कंफर्टेबल फील ना करो, वो बात करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हो रही हर छोटी बड़ी चीजों के बारे में डैड को पता चल जाता है। वो स्वभाव से ही थोड़े स्ट्रिक्ट हैं, इसलिए उनके किसी भी सवाल का बुरा मत मानना, वो औरत जो भी हो। वरुण की बात को बीच में ही काटते हुए दीपिका ने कहा, पापा के सवाल के बीच में टॉपिक चेंज करने के लिए थैंक यू। तुमने जो कहा उस बात का मैं ध्यान रखूंगी। मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। दीपिका की मदद करने के बावजूद उसके इस रूखेपन के कारण वरुण को गुस्सा आया और उसने दीपिका को कहा, आई एम सॉरी, पापा के सवाल से तुम अनकंफर्टेबल हो गई थी, इसलिए मैंने वहाँ पर टॉपिक बदला था, लेकिन तुम तो हमदर्दी के लायक भी नहीं हो। वरुण की इस बात से दीपिका को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन उसने अपनी गलती का इकरार नहीं किया और चुप रही। अपने कमरे में पहुँचते ही वरुण सीधा अपने बेड के पास गया और दीपिका का तकिया और चद्दर एक तरफ धकेल दिया और खुद बेड पर लेट गया। दीपिका वरुण के सामने गुस्से से देख रही थी।
वरुण ने दीपिका की तरफ देखा और कहा, बहुत कर लिया तुम्हारे लिए सैक्रिफाइस मैंने। अब तुम्हारे लिए मैं अपना बेड नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें सोना है तो बगल में आकर सो जाओ, नहीं तो सोफे पे जाकर सो सकती हो। इस बात पर दीपिका को भी गुस्सा आया और वो गुस्से में अपना तकिया और चादर उठाकर सोफे पर जाकर लेट गई। वरुण बेड पर लेटे हुए अपनी मोबाइल पर कुछ वीडियोस देख रहा था। तभी दीपिका ने वरुण की तरफ देखा और कहा, तुम जानना चाहते हो ना कि वो औरत कौन थी? वरुण ने दीपिका की तरफ बिना देखते हुए कहा, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी अगर तुम बताना चाहती हो तो बता सकती हो। वरुण के इस जवाब पर दीपिका को अपने आप पर ही गुस्सा आया कि उसने अपने मन की बात को वरुण को बताने की कोशिश भी क्यों की, और वो बिना कुछ बोले ही करवट बदलकर सोने की कोशिश करने लगी। अभी थोड़ी देर ही हुई थी कि अचानक से जोर से बिजली कड़की। ये बिजली इतनी ज्यादा जोर थी कि वरुण और दीपिका दोनों ही एक पल के लिए घबरा गए। दीपिका कुछ ज्यादा ही घबरा गई और वो अपने सोफे पर ही उठकर बैठ गई। उसने अपने तकिए को कस के गले से लगा लिया था। उसके हाथ और होंठ कांप रहे थे। जब वरुण की नजर उस पर पड़ी, कांपती हुई दीपिका को देखकर वरुण करवट बदलकर लेट गया। कुछ देर लगातार बिजलियां कड़कड़ाती रहीं। हर बार जब बिजली कड़कती तब दीपिका और भी ज्यादा कांपने लगती। हर बार दीपिका की कांपने की आवाज वरुण को आती और वो उसे नजरअंदाज करके लेटा रहता। लेकिन अब वरुण से रहा नहीं गया और वो उठा और दीपिका के पास गया। उसके पास जाकर उसने कहा, उठो, वहाँ बेड पर आकर आराम से सो जाओ। ये बिजलियां कुछ वक्त में थम जाएंगी, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। दीपिका ने सर हिलाकर ना में जवाब दिया। तभी अचानक फिर से जोरों से बिजली कड़की। बिजली की कड़कते ही दीपिका की चीख निकल गई और अपने तकिए से लिपटकर जोरों से कांपने लगी। वरुण का सब्र जवाब दे गया था। उसने दीपिका का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए अपने बेड के पास लेकर आया। दीपिका को धक्का देते हुए बेड पर गिराया और कहा, जिद की भी एक हद होती है। दिख रहा है कि इन बिजलियों से तुम्हारी कितनी फट रही है, लेकिन फिर भी अकड़ दिखाना बंद नहीं करती। सो जाओ यहाँ चुपचाप। वरुण की ये डांट सुनते ही दीपिका रोने लगी। दीपिका को इस तरह रोते हुए देखकर वरुण थोड़ा शांत हुआ और उसके पास जाकर बैठ गया। दीपिका ने वरुण को कहा, मुझे तुम्हारे साथ इस तरह बर्ताव नहीं करना चाहिए था। आई एम सॉरी। वरुण ने भी हिचकिचाते हुए कहा, आई एम सॉरी टू। मैं भी कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर दिया और कुछ ज्यादा ही बोल दिया। दीपिका ने कहा, दरअसल जब पापा ने उस औरत का जिक्र किया तो मैं हड़बड़ा उठी थी। मुझे लगा कि अगर मैं उन्हें सच बता दूंगी तो वो मुझे घर से बाहर निकाल देंगे, इसीलिए मैं बस थोड़ी सी घबरा गई। वरुण ने पूछा, तुम अगर बताना चाहती हो तो बता सकती हो। दीपिका सोच में पड़ गई कि क्या उसे सारी सच्चाई बताना चाहती थी या नहीं। उस तरफ नीलाक्षी तेज बारिश में भीगती हुई इंद्रजीत गोयल के बंगले पर जा पहुंची। उसने देखा तेज बारिश के कारण गेट पर वॉचमैन नहीं था। उसने गेट को धक्का मार के दरवाजे को खोल दिया और सीधे अंदर चली गई। इस तरफ दीपिका ने वरुण को सारी सच्चाई बताने का फैसला किया। उसने कहा, 18 साल पहले की बात है। आज की तरह ही बिन मौसम बारिश हो रही थी। बिजली और तूफान से सारा माहौल डरावना हो चुका था। तभी नीलाक्षी नाम की एक औरत एक नवजात बच्ची को लेकर इंद्रजीत गोयल के घर जा पहुंची। इंद्रजीत गोयल के घर की सीढ़ियों पर उस बच्ची को रखकर जोरों से दरवाजा खटखटाकर वो औरत वहां से चली गई थी। वो बच्ची कोई और नहीं बल्कि मैं ही थी। उस तरफ 18 साल बाद आज फिर से नीलाक्षी बिन मौसम के बरसात में तेज हवाओं और बिजलियों के बीच इंद्रजीत गोयल के घर जा पहुंची थी। 18 साल पहले और आज दोनों वक्त पर उसका इंद्रजीत गोयल के घर पर जाने का कारण एक ही था, उसकी बेटी दीपिका। घर के दरवाजे पर जाकर नीलाक्षी जोरों से दरवाजा खटखटाने लगी। रात के 1:30 बजे इतनी जोरों से दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनकर घर के एक नौकर ने दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही नीलाक्षी अंदर चली गई। नौकर उसे रोकने की कोशिश करने लगा, लेकिन तब तक नीलाक्षी जोर से चिल्लाने लगी, मिस्टर इंद्रजीत गोयल, मिस्टर इंद्रजीत गोयल, शर्म नहीं आई तुम्हें? मेरी बेटी को बिना मुझे बताए शादी भी करवा दी। 18 साल की थी बेचारी। इतना पैसा, इतनी दौलत, इतना बड़ा बंगला होते हुए भी अगर उस बच्ची का बोझ तुमसे सहन नहीं हो रहा था तो मुझे दे देते, मैं रखती उसे अपने पास।
उसी वक्त इंद्रजीत और मंजू अपनी नींद से उठकर चिल्लाने की आवाज सुनते हुए बाहर दौड़ते हुए चले आए और इंद्रजीत नीलाक्षी को देखते ही आंख बबूला हो गया। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी यहाँ पर आने की? सिक्योरिटी, निकालो इसे बाहर। नीलाक्षी ने और भी जोर से चिल्लाते हुए कहा, आज मैं बिना जवाब लिए यहाँ से बाहर नहीं जाऊंगी। इंद्रजीत ने कहा, तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए मैं बंधा हुआ नहीं हूँ, निकल जाओ यहाँ से। दीपिका पर हक जमाने का कोई अधिकार नहीं है तुम्हें। पैदा करते ही तो उसे यहाँ पर लावारिस की तरह छोड़कर चली गई थी ना। उसे पाल पोस कर मैंने बड़ा किया है, अब किस अधिकार से यहाँ पर उसके बारे में बात करने के लिए आई हो? हिंदुस्तान के सबसे बड़े रईस खानदान में से एक में उसकी शादी करवाई है मैंने। उसके लिए क्या मैं तुम्हारी इजाजत लूंगा? सिक्योरिटी, निकालो इस 2 टके की औरत को यहाँ से बाहर। गेट आउट। दोबारा यहाँ पर कदम भी मत रखना, नहीं तो जेल भिजवा दूंगा। नीलाक्षी बड़बड़ाती रही, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड्स उसे घसीटते हुए घर के बाहर लेकर गए। इस तरफ दीपिका की बात सुनकर वरुण ने उससे पूछा, एक औरत इंद्रजीत अंकल के घर के बाहर एक बच्ची को छोड़कर चली गई और उन्होंने उस पराई बच्ची को पुलिस को सौंपने के बदले खुद अपना लिया। बहुत बड़ा दिल है उनका। तभी दीपिका ने कहा, उनका दिल बड़ा है, इस बात में कोई शक नहीं, लेकिन वो बच्ची यानी कि मैं कोई पराई नहीं थी। मैं उनकी अपनी ही बच्ची थी, उन्हीं का खून, और ये बात वो जानते थे। ये बात सुनकर वरुण हैरान रह गया और उसने पूछा, इसका मतलब नीलाक्षी उनकी गर्लफ्रेंड थी? नीलाक्षी के साथ उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था? दीपिका ने कहा, कोई अफेयर नहीं था, मैं उनकी अय्याशी की निशानी हूँ। वरुण ने कहा, मैं कुछ समझा नहीं। दीपिका ने कहा, मेरी माँ नीलाक्षी एक तवायफ थी और अभी भी है। विशालपुरा में एक जमाने में सबसे बड़ा कोठा उसी का था और मेरे पापा उसके क्लाइंट। ये बात सुनकर वरुण का सर चकराने लगा, उसका खून उबलने लगा और एकदम से दीपिका का हाथ झटकते हुए अपने बेड से नीचे उतारते हुए चिल्लाते हुए कहा, तुम एक प्रोस्टिट्यूट की बेटी हो। अपने दोनों हाथों से अपना सर पकड़ते हुए वरुण कुछ देर तो कमरे में आकर वहाँ पर घूमने लगा और फिर बोला, इतना बड़ा धोखा हुआ है हमारे साथ। मेरे गले में एक वैश्या की बेटी को बांध दिया। नो डाउट तुम भी अपनी माँ की तरह ही हो। इसी वजह से उस दिन मुझे उस होटल में उस हालत में मिली थी। दीपिका कुछ बोलने की कोशिश करने लगी, लेकिन वरुण उसकी बात को सुनने को तैयार ही नहीं था। वरुण बेहद गुस्से में बोलता ही चला गया, नहीं, एक तवायफ की बेटी से मेरा कोई रिश्ता नहीं हो सकता, समझौते वाला रिश्ता भी नहीं। अभी सिर्फ मेरे कमरे से चली जाओ। गेट आउट ऑफ माई रूम एंड माई हाउस। ये सुनते ही दीपिका ने कहा, सारी अच्छाई तुम्हारी एक ही झटके में खत्म हो गई। फिर तुम जैसे बड़े लोगों से उम्मीद भी क्या कर सकते हैं। मैं भगवान को रोज कोसती थी कि ऐसा मुझे क्यों बनाया, लेकिन ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है कि उसने मुझे तुम जैसा दोगला और पत्थर दिल इंसान नहीं बनाया। वरुण ने कहा, तुम जैसे धोखेबाज और कोठे वाली से तो बेहतर ही हूँ। अभी के अभी निकल जाओ यहाँ से। ये कहते हुए वरुण ने दीपिका को बाहर भेजने के लिए कमरे का दरवाजा खोला ही था कि ये देखकर हैरान रह गया। दरवाजे के बाहर उसके पिता नारायण सहगल खड़े थे। उन्हें देखकर दीपिका भी हैरान रह गई। क्या वरुण और दीपिका की प्रेम कहानी शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई? क्या नफरत से शुरू हुए रिश्ते में दोस्ती की कोई गुंजाइश थी? क्या नारायण सहगल ने सब कुछ सुन लिया था? क्या वरुण और दीपिका के रिश्ते का ये दी एंड था? क्या ये मिसमैच्ड इश्क का फिर से मैच होना मुमकिन था? जानने के लिए सुनते रहिए मिसमैच्ड इश्क ओनली ऑन पॉकेट FM।